जय हिंद दोस्तों। आज मैं दूसरे लाइव वीडियो पे आप लोगों से मुखातिब हूँ। पिछला जो मेरा सेशन था 20 मई को, वो काफ़ी उससे मुझे हौसला मिला। आप लोगों ने काफ़ी शेयर किया, काफ़ी रिएक्शंस आए और अब मैं नॉट कमिंग अब जो है थोड़ा पहले सेशन से हम आगे। उस दिन मैंने बताया कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की सोच कैसी हो। आज मैं सब्जेक्ट और उनके राइटर्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं हिस्ट्री को उठाता हूँ। इतिहास एक काफ़ी लंबा विषय है। पाषाण काल से आपको आधुनिक काल तक, उसमें भी लेटेस्ट जो भी घटनाएं हुई है अंतर्राष्ट्रीय मामले में, सब इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट प्रायः घबरा जाते हैं। ऐसे भी गांव घर में इतिहास को दोयम दर्जे का सब्जेक्ट माना जाता है। जो सबसे वीक स्टूडेंट है वो इतिहास लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा ज़रूर है, लेकिन काफ़ी ही रोचक भी है। और इसका ही परिणाम होता है कि इतिहास के विद्यार्थी काफ़ी अभिरुचि लेकर इतिहास की पढ़ाई करते हैं। अब सबसे पहले मैं इतिहास पढ़ने का ढंग बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा अनुभव है। इतिहास को मुख्य रूप से 3 कालों में बांटा गया। भारतीय इतिहास की बात करें तो 3 कालों में बांटा गया, और प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इतिहासकारों के मतों में मतांतर है कि आखिर किस आधार पर बांटा गया। मेरा जो मानना है उसका आधार है कि आप जब कोई विशेष परिवर्तन हुआ हो समाज में, वैसे तो समाज में हर दिन परिवर्तन होता है। जब आप 10 साल पहले और अभी का समाज देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही आप देखें, 10 साल पहले मोबाइल, व्हाट्सएप और फेसबुक तक बहुत कम ही लोगों की पहुंच थी। पर वर्तमान में आप देखेंगे कि हर घर में 2-3 जितने व्यक्ति हैं, वयस्क हैं या फिर बच्चे भी हैं, तो उनके हाथ में एंड्रॉयड है। तो परिवर्तन तो काफ़ी है। गौर करने की बात है कि परिवर्तन आपको दिखाई दे तो गौर करें आप। तो फिर 100 साल में तो काफ़ी परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन परिवर्तन का दौर चलता रहता है निरंतर। लेकिन कुछ ऐसा विशेष हुआ हो जिसको ध्यान में रखते हुए प्राचीन काल और मध्यकाल को अलग किया हो, फिर मध्यकाल और आधुनिक को किया हो, तो उस विवाद में हम पढ़ना नहीं चाहते। हमारा कहना है कि इतिहास के विद्यार्थी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुराने मामले को नहीं देखना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ, सबसे विवादास्पद मुगल शासक औरंगजेब हैं, जिस पे काफ़ी अलग अलग मत आए हैं। किसी ने उन्हें काफ़ी क्रूर कहा, धर्मांध कहा, किसी ने उसे एक अच्छा प्रशासक के जो गुण होते हैं, एक अच्छे प्रशासक के गुण, उनसे युक्त भी कहा। अब इतिहास के विद्यार्थी को यहाँ प्राप्त क्या करना है? कैसे आप औरंगजेब का सही विश्लेषण करेंगे? ऐसे आप समाज में औरंगजेब के बारे में जो बोलें वो सही है, लेकिन जब आप पीसीएस के एग्ज़ाम में राइट करने जा रहे हैं औरंगजेब के बारे में, तो आपका व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। कहीं भी न लगे कि आप
थोड़ा सा भी पक्षपात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा क्रूर कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने जजिया टैक्स लगाया, काफ़ी मंदिरों को ध्वस्त किया, और उनके पक्ष में कहने वाले बोलते हैं, उनकी बड़ाई करने वाले बोलते हैं कि औरंगजेब एक शासक था जो अपने दैनिक खर्च, अपने ऊपर खर्च अपनी मेहनत की कमाई से करता था। कुछ लोग बोलते हैं कि वो दर्जी का काम करते थे, कपड़े सिलाई से जो पैसा मिलता था वो। तो एक एग्जाम्पल था मेरा। इतिहास की किताबों से ही हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ पुरातात्विक स्रोत जैसे खंडर वगैरह देखेंगे, कुछ पुराने भवन, उनसे पता चलता है। जैसे मैंने एक फार्मूला जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से, तो मैं इतिहास के स्रोत पर एक फार्मूला बनाया था, असिस मुचियु। अ से अभिलेख, अभिलेखों से आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्के, स्थापत्य कला जिसमें बिल्डिंग्स आते हैं जैसे नालंदा का खंडहर है, मूर्ति कला, चित्रकला और यात्रा वृत्तांत, जो आपको ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत से, मेगास्थनीज की इंडिका से आपको जानकारी मिलती है भारतीय स्थिति की, तत्कालीन जो भारत में हो रहा था। हो सकता है कि भारत में उस समय जो लेखक थे वो ठीक से वर्णन नहीं कर पाए हों, तो विदेशी यात्री जो यहाँ पे आए, उन्होंने जो अपनी किताबों में यहाँ की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन किया, आज वो हमारे पास किसी न किसी स्रोत से उपलब्ध हुआ है। तो हम एक कड़ी जोड़ते हैं। यदि भारतीय राइटर भी वही लिखे और वहाँ के राइटर भी वही लिखे तो मैच कर गया, तब तो कोई बात नहीं। यदि मैच नहीं कर रहा है तो फिर उस पर इतिहासकार अपना तर्क लगाते हैं, डिबेट होता है, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो इतिहास के छात्र को अभी 2020 के परिदृश्य में 1947 की घटनाओं को, इंसिडेंट्स को नहीं देखना है। उन्हें 1947 में चले जाना है मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, कि 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय की स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, हमारे उद्योग धंधे कैसे थे, जनसंख्या का डेमोग्राफी कैसा था, उस समय शैक्षणिक स्तर कितना था, औद्योगिक विकास हमारा कितना हुआ था, बिजली कितना वाट बनता था। तो जब आप उस समय का छानबीन करेंगे कि उस समय क्या स्थिति थी, तब आप उस समय के घटनाओं को जो आप किताब में पढ़ेंगे उस पर ज़्यादा आपका पकड़ होगा, आपकी पकड़ मजबूत होगी, और आप बेहतर ढंग से उस समय के इतिहास से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो बेहतर ढंग से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उसी तरह यदि आप अशोक के काल, बहुत सारा समय हो गया, लगभग 300, इधर 2000, लगभग 2300 साल पहले की बात है, तो यदि अशोक के बारे में आपको लिखना है तो अशोक के समय अर्थात मौर्य वंश के शासन के समय क्या स्थिति थी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की, इसकी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सिंपल कहानी है, इतिहास में सब कुछ समाता है। उस समय की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, उस समय की धार्मिक स्थिति कैसी थी, ये सब, उस समय महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उस समय पूजा पाठ के तौर तरीके कैसे थे, रीति रिवाज कैसी थी। तो इन सबों पे आपको किताबों से पढ़ने के बाद फिर अपना व्यू देना पड़ेगा। तो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं इतिहास के, मैं अब राइटर्स पे आता हूँ। जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ। चूँकि ऑनर्स में मेरा हिस्ट्री था और 56-59 में मैं हिस्ट्री से ही बैठा था, लेकिन कुछ कारण से थोड़ा सा उसमें, जबकि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मुझे 69% आया था, लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो इतिहास में थोड़े नंबर कम आए थे, परिणाम स्वरूप मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था इंटरव्यू के बाद। तो फिर भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आपको।
इतिहास में मैंने सर्वप्रथम बीडी महाजन, जो हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी है, तो बीडी महाजन की तीनों किताबें मैंने खरीदी। और थोड़ी मोटी होती है, जस्ट इस नॉवेल टाइप, लेकिन उसमें वर्णन अच्छा है। उसमें दूसरे राइटर्स के भी उद्धरण लिए गए हैं। एक जगह कलेक्शन है कि किस राइटर ने क्या कहा, किस विद्वान ने, इतिहासकार ने क्या कहा। तो एक अच्छी किताब मैं मानूंगा उसे। और वीडी महाजन के तीनों पार्ट आप ले लें और उसे 2-3-4 महीने में उसे ख़त्म करें। एक अच्छा नॉलेज आपके पास होगा। मैंने कहूँगा कि फिर आप आराम से हिस्ट्री लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। ये मैं जो ऑप्शनल हिस्ट्री ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वैसे मेरा मानना है कि कोई भी इंसान, चाहे वो पान बेचता हो, चाहे वो ठेले पे सब्जी बेचता हो, रिक्शा चलाता हो या फिर स्टूडेंट हो, 5 साल यदि पंचवर्षीय योजना होती है हमारे ग्राम पंचायत में, पंचवर्षीय योजना को लागू करते हैं। 5 साल के लिए मुखिया जी बनते हैं, सरपंच साहब बनते हैं, और यदि वो अच्छे हैं तो फिर अपने पंचायत को बदल डालते हैं। तो 5 साल यदि कोई ठान ले तो अपनी ज़िंदगी को बदल देगा। यदि वो पान बेचता है तो पान की क्वालिटी में इम्प्रूव करे, उनकी मार्केटिंग अच्छी करे, अपना ब्रांड बनाए। तो मैं दार्जिलिंग में एक पान भंडार है, मैं सुनता हूँ कि वहाँ पे 200-200 रुपये की एक पान मिलता है। दूर दूर से लोग कार खड़ी करके, चाय बेचने वाले के बारे में मैंने सुना है। आगरा में एक पंछी पेठा स्टोर है, वो ब्रांड है। तो अब यू डेवलप जस्ट अ ब्रांड। पान बेचते हो तो ठीक है, लेकिन ब्रांड बनाओ। ऐसी ज़िंदगी मत काटो। 5 साल यदि तुम सोच लोगे तो 5 साल में अपनी ज़िंदगी बदल डालोगे। लेकिन 5 साल आराम नहीं करना है, 5 साल जो है मस्ती नहीं करना है। 5 साल अपनी ज़िंदगी को बदलने का कसम खा के आपको मेहनत करना है, जो भी काम करते हो। तो स्टूडेंट्स के लिए भी वही है। यदि वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते समय ही 3 साल और फिर आगे 2 साल, यदि इंटरमीडिएट में आते वक्त 10th के बाद 5 साल उन्हें मिलता है, उस समय यदि वो ठान ले तो अपनी ज़िंदगी बदल डालेगा। कोई भी एग्ज़ाम भारी नहीं है, कोई भी टफ नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा होगा, और जब होने के बाद लगा कि मैं तो कुछ किया ही नहीं, आराम से हुआ है। मैंने थोड़ी बहुत मस्तियाँ भी की, शादी पार्टी में भी गया। अब तो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को वो सब पार्टी वार्टी छोड़ो, क्योंकि टफ कंपटीशन होते जा रहा है। हर बैच टफ कंपटीशन को फेस कर आ रहा है। शिक्षा में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों स्तर से वृद्धि हुई है। जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप और शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ है विगत 15 साल मान के चला जाए। मैं तो टीचिंग लाइन में था, तो मैं 2005 में जो स्थिति देखी थी, आज वो स्थिति मैं नहीं देख रहा हूँ। जो मोहल्ला बिल्कुल निरक्षर था, आज वहाँ पे 25-30 इंटरमीडिएट पास किए हुए लड़के लड़कियाँ हैं। तो कंपटीशन टफ है, तो आपको 5 साल का कसम खाना होगा। तो बीडी महाजन की मैंने बात की, वो 2-3-4 महीने में आप ख़त्म करो, दिन रात लगाओ। उसके बाद विपिन चंद्रा की आधुनिक भारत है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, वो पतली है, वो आप 15 दिन में पढ़ जाएंगे। चूँकि आप बीडी महाजन पढ़ चुके हैं तो आपकी जो स्पीड ऑफ रीडिंग होगी वो अब तेज हो जाएगी। बहुत सारे टर्म्स आपको पता होंगे। तो ये इतिहास की जो तैयारी आप करेंगे, वो सारे कंपटीशन में, वो सारे सवाल आए हैं कि एसआई के एग्ज़ाम में कैसे, तो एसएससी के एग्ज़ाम में किस प्रकार से। तो भाई इतिहास से 25-30 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं। जहाँ आ रहे हैं आपको 25-30 में से गलती नहीं करनी है ना। तो फिर आप ये पढ़ डालो 3-4 महीने में। यदि 20 क्वेश्चंस आपके फिक्स हो रहे हैं तो फिर क्यों नहीं की जाए। क्यों आप शॉर्टकट मेथड अपनाना चाहते हो। आपके पास 5 साल है, आप अपनी ज़िंदगी को 5 साल दो। हो सकता है 3 साल, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल में ही हो जाए, लेकिन कसम खाओ कि 5 साल तक मैं आराम से मेहनत करूँगा। आप कहिएगा कि आराम से, फिर कैसे। टेंशन नहीं लेना है, आपके पास यही दिमाग में रखना है कि 5 साल के बाद हम अपना आकलन करेंगे। स्पीड बढ़ाइए, लेकिन
बैलेंस में रहिए। हर काम आपको, घर की भी जिम्मेवारी थोड़ी देखनी है, माँ बाप को भी देखना है, यदि छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी देखना है, समाज के रीति रिवाज को भी थोड़ा फॉलो करना है, लेकिन फोकस आपका यहाँ रहना चाहिए। तो बीडी महाजन के बाद आपको मैंने बताया बिपिन चंद्रा, और फिर विजार्ड वगैरह की भी पतली पतली किताब आती है। यदि इंग्लिश मीडियम में है तो ऑक्सफोर्ड की भी हिस्ट्री आती है। रोमिला थापर जी की प्राचीन भारत। रोमिला थापर में एक है कि वो कोई भी घटना को, चाहे वो धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, उसको वो आर्थिक स्तर पे नापती है कि आर्थिक कारण से, इकोनॉमिक रीजन से ही एक रीति रिवाज बना, ये समाज में जाति प्रथा आई, तो उनका थोड़ा सा इस टाइप का है। तो आपको हर व्यू लेना है, चाहे वो दक्षिणपंथी व्यू हो, चाहे वो वामपंथी व्यू हो, सारा व्यू लेना है। फिर आपको अपने स्तर से सोचना है। स्टडी इतनी करनी है कि आपका खुद का लॉजिक डेवलप कर जाए, भारी नहीं है। ये कठिन होता तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, मैं ऑनर्स में भी मैथ्स से कर रहा था। तो फिर मैं हिस्ट्री से किसी कारणवश हिस्ट्री से दोबारा आया, तो मेरे लिए सोशल साइंस काफ़ी कठिन था, लेकिन आज सोशल साइंस तो अच्छी अच्छी किताबें जो मैंने नाम बताया ये पढ़ सकते हैं। फिर और यदि कोई स्रोत से आपको पता चले तो उन किताबों को भी देखने में बुराई नहीं है। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अब हिस्ट्री की बात थोड़ा मैं साइड करता हूँ। अब आर्ट एंड कल्चर की बात है, तो आर्ट एंड कल्चर की भी एनसीईआरटी की बुक, और मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। तो आप पटना में बीपीएससी ऑफिस के सामने मैं जाता था जब मैं बिहार लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट बना, तो वहाँ पे छोटू बुक स्टॉल है, झाजी की दुकान है, तो मैं जाके उन्हीं लोगों से बोलता था अच्छी किताब दीजिए इस क्षेत्र का, तो 2-3 वो दे देते थे। फिर मैं सिलेक्ट वो एक करता था और पढ़ाई करता था। तो मेरा कहना है कि आप 5 साल के लिए कसम खाओ, जो भी काम करते हो कोई बुराई नहीं है, उसी में ब्रांड बनो, दिन रात लगाओ, अपनी सारी सोच उसी पे फोकस करो। आपको 2-3 महीने में परिवर्तन अपने अंदर दिखाई देगा। चित्त शांत होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब मैं थोड़ा अभिभावकों के भी बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे ग्रामीण स्तर में होते कि इंटरमीडिएट तक किसी तरह पढ़ाए, फिर लगा कि नौकरी हो क्यों नहीं रही, जल्दी पकड़ कुछ कर, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तो अभिभावक का रोल क्या होना चाहिए? यदि आप अपने बच्चे को कुछ विशेष देखना चाहते हैं, अच्छे पदों पे देखना चाहते हैं, अच्छी स्थिति में देखना चाहते हैं, तो उसे थोड़ा समय दीजिए। बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि अभिभावक की आर्थिक स्थिति यदि थोड़ी कमज़ोर है तो आप उसको समझें और उसी स्तर से फिर बताया कि आप ट्यूशन करें, 2 घंटा ट्यूशन में दें। ऐसे स्टूडेंट्स को चुने जो कि आप पढ़ रहे हैं और उसे पढ़ा भी सकते हैं, वही सब्जेक्ट वही टॉपिक, ताकि आपका रिवीजन भी होगा। और ये तैयारी करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जब आप किसी को पढ़ाने जाते हो तो उस समय आप अपनी तैयारी को पूरी करके जाते हो, कि कोई ऐसे सवाल ना आ जाएं कि मैं अनुत्तरित रह जाऊं, मैं जवाब नहीं दे पाऊं, या फिर यदि किसी के सवाल से आप फंस जाते हो तो दूसरे दिन देख के जाते हो और बताते हो। कहने का मतलब कोई भी टॉपिक आपका क्लियर होता है। तो अभिभावकों को मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखें। आपको नहीं पता कि आपका बच्चा क्या करने वाला है। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी धैर्य रखें। बस मॉनिटर करते रहें कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं। बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सॉलिड डिटर्मिनेशन लें कि आपको करना है, अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आप बदलेंगे। बाकी समाज से भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अपने बच्चे नहीं उस लायक अभी बन पाए हैं, मान लीजिए छोटे हैं, तो यदि किसी दूसरे घर में कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेधावी छात्र छात्रा हैं, तो कोऑपरेशन करें। यदि आप
आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं तो करें। यदि वो आगे बढ़ जाता है, बढ़ जाती है, तो पूरे समाज के लिए रोल मॉडल होगा। आज मुझे खुशी मिलती है कि मैं जब अपने गांव, अपने इलाके में जाता हूं, तो जो बच्चे आज से 7-8 साल पहले मैट्रिक इंटर में बोलता था सर कोई नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छी होगी, आज बोलता है मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, यानी कोई ऑफिसर ही बनूंगा। ये रोल मॉडल का काम होता है। तो यदि दूसरे के बच्चे भी, आपके बगल के बच्चे भी आगे बढ़ जाएंगे आपकी मदद से, तो भूलेंगे तो नहीं, और आपके बच्चे के लिए वो रोल मॉडल होगा। इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, रोल मॉडल मिलता नहीं है गांव घर में, बहुत कम। और यदि रोल मॉडल मिल रहा है आपकी सहायता से, तो ज़रूर करें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। फीडबैक फिर मैं 5-6 दिन बाद आऊँगा, फीडबैक ज़रूर देंगे आप, वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि अधिक लोगों को फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।